नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी की सतह से एक कह सकते हैं एक काल्पनिक यात्रा पर निकल रहे हैं, सीधे ऊपर अंतरिक्ष की ओर। बिल्कुल। हम उस अदृश्य कवच को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बने कुछ नोट्स हैं और हमारा मिशन इन तथ्यों को सिर्फ रटना नहीं बल्कि समझना है। सही कहा। और ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ती है। हाँ, मतलब ये सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर नहीं है। ये समझना है कि सुबह खिड़की के बाहर मौसम तूफानी क्यों है, या हमारा रेडियो कैसे काम करता है, और वो रात में दिखने वाला टूटता तारा असल में क्या है। हाँ बिल्कुल। ये एक सुरक्षा कवच है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है और एक मौसम बनाने वाली मशीन है, सब एक साथ। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये वायुमंडल आखिर है क्या? परिभाषा तो सीधी है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण। लेकिन जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो है इसका मिश्रण। हाँ, इसमें करीब 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। मतलब 99% तो बस यही दो गैसें हैं। और अक्सर हम उस बचे हुए 1% को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन पृथ्वी पर जीवन का जो संतुलन है वो उसी 1% में छिपा है। अच्छा। हाँ, उसी 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम जैसी गैसें हैं। और सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत थोड़ी सी मात्रा ही पृथ्वी को इतना गर्म रखने के लिए काफी है कि यहाँ जीवन पनप सके। मतलब एक कंबल की तरह। बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है जो इस विषय की गहराई दिखाती है। वायुमंडल इतना जटिल है कि इसके अध्ययन के लिए दो अलग अलग विज्ञान हैं। दो अलग अलग? हाँ, ऊपरी शांत हिस्सों के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं और निचले मतलब तूफानी हिस्से के अध्ययन को मौसम विज्ञान। ये तो कमाल है। तो अब जब नींव तैयार है तो चलिए अपनी काल्पनिक लॉकेट में बैठते हैं और ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं। चलिए। श्रोता बताता है कि इस पूरे यात्रा को तापमान के उतार चढ़ाव के आधार पर 5 मुख्य पड़ावों या परतों में बांटा गया है। ये हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। और यहाँ एक सवाल उठता है कि तापमान को ही आधार क्यों बनाया गया? हाँ, ये जरूरी सवाल है। इसका कारण यह है कि ऊंचाई के साथ तापमान का सफर सीधा नहीं है। ये एक रोलर कोस्टर की तरह है। कभी ये गिरता है, फिर अचानक बढ़ने लगता है, फिर तेजी से गिरता है। अच्छा। और तापमान में आने वाले यही मोड़ इन परतों की सीमाएं तय करते हैं। हर परत की अपनी एक अलग तापीय पहचान है। चलिए, तो पहला पड़ाव, जमीन से उठते ही हम जिस परत में हैं, ट्रोपोस्फियर यानी शोभमंडल। हमारे वायुमंडल की रसोई। हाँ, कह सकते हैं, जहां सारा मौसम पकता है। सतह से लेकर करीब 18 किलोमीटर ऊपर तक बादल, बारिश, आंधी, तूफान, जो कुछ भी हम मौसम के नाम पर जानते हैं वो सब यहीं होता है। बिल्कुल। इसी वजह से इसे मिश्रण का क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हवा कभी शांत नहीं बैठती, हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। और इसी परत में हमें वो अनुभव होता है जिसकी वजह से हिल स्टेशन ठंडे होते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं इसे। सही। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हवा ठंडी होती जाती है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर की दर से। पर ऐसा होता क्यों है? मतलब ऊपर तो सूरज की गर्मी ज्यादा होनी चाहिए, है ना? ये सवाल बहुत अच्छा है। असल में जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है उस पर हवा का दबाव कम हो जाता है। अच्छा। कम दबाव में वो फैलती है, और भौतिकी का सीधा नियम है कि जब कोई गैस फैलती है तो वो ठंडी हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत सरल तरीके से समझ आ गया। बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी डिओड्रेंट कैन से स्प्रे करने पर वो ठंडा महसूस होता है। सही। इन नोट्स में इसे याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी दी है। TROPO को ड्रॉप से जोड़कर देखें और ड्रॉप से रेन ड्रॉप यानी बारिश वाली परत। हाँ, तो अगर सारी उथल पुथल इसी परत में है तो इसके ठीक ऊपर क्या है? तूफान के ऊपर की दुनिया कैसी दिखती होगी? यही सवाल हमें हमारी यात्रा के दूसरे पड़ाव तक ले जाता है, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। समताप मंडल। ये 18 किलोमीटर से शुरू होकर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। अगर ट्रोपोस्फियर एक तूफानी समुंदर है तो स्ट्रेटोस्फियर उसके ऊपर एक शांत झील की तरह है। शांत झील। हाँ, यहाँ मौसम नहीं होता, बादल नहीं होते और हवा का बहाव भी बहुत स्थिर होता है। अच्छा, तो क्या इसीलिए हवाई जहाज इसी परत में उड़ते हैं? मैंने महसूस किया है कि टेक ऑफ के समय काफी टर्ब्यूलेंस होता है, लेकिन फिर उड़ान एकदम शांत हो जाती है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। वो जो शांत उड़ान का अनुभव होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि पायलट विमान को ट्रोपोस्फियर के तूफानी मौसम से ऊपर उठाकर स्ट्रेटोस्फियर की शांत हवा में ले जा चुका होता है। लेकिन इस परत की सबसे बड़ी खासियत हवाई यात्रा नहीं बल्कि इसका सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच? यहीं पर है हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक सनस्क्रीन, ओजोन परत।
ये परत सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रेज को सोख लेती है और हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। बिल्कुल। तो अब जैसे जैसे हम और ऊपर जा रहे हैं, क्या तापमान बढ़ता जाएगा क्योंकि हम सूरज के और करीब जा रहे हैं? यहाँ कहानी में फिर एक मोड़ आता है। स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर 50 से 80 किलोमीटर के बीच की परत है मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। और ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह है। यहाँ तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सबसे ठंडा? ये तो अजीब है। और इस बर्फीले वीराने में क्या होता है? यहाँ एक बहुत ही नाटकीय घटना होती है। ये परत पृथ्वी की कॉस्मिक शील्ड है। कॉस्मिक शील्ड? हाँ, अंतरिक्ष से हर रोज हजारों छोटे बड़े पत्थर, जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं, पृथ्वी की ओर आते हैं। जैसे ही वे तेज रफ्तार से मेसोस्फीयर में घुसते हैं, हवा के घर्षण से वे जलने लगते हैं और राख हो जाते हैं। 1 मिनट, तो जिसे हम रात में टूटता तारा देखकर कोई मन्नत मांगते हैं, हाँ, वो असल में सिर्फ एक जलता हुआ पत्थर है। हाँ, इसने तो मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया। हम जिसे एक रोमांटिक घटना समझते, वो असल में वायुमंडल का एक सुरक्षात्मक एक्शन है। बिल्कुल। अगर ये परत न होती तो हमारी धरती पर लगातार अंतरिक्ष से पत्थरों की बारिश होती रहती। तो अगली बार जब टूटता तारा दिखे तो मीजोस्फीयर का शुक्रिया अदा करना है। जरूर। ठीक है, तो अब हम मीजोस्फीयर की ठंडक से भी ऊपर निकल चुके हैं, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब अगला पड़ाव। अब हम उस परत में प्रवेश कर रहे हैं जिसने हमारी आधुनिक दुनिया को संभव बनाया है, आयोनोस्फीयर, आयन मंडल। ये 80 से 640 किलोमीटर तक का एक बहुत बड़ा इलाका है। इसका नाम आयोनोस्फीयर इसलिए है क्योंकि यहाँ सूरज की तेज ऊर्जा गैस के कणों को तोड़कर उन्हें इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देती है। मतलब हमारे सिर के ऊपर एक ऐसी परत है जिसमें बिजली दौड़ रही है। एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ हवा में चार्ज वाले कण यानी आयन तैरते रहते हैं। तो इसका कोई फायदा है? इसका बहुत बड़ा फायदा है। ये परत हमारे ग्रह के लिए एक विशालकाय आईने और एंटीना की तरह काम करती है। आईने की तरह? हाँ, जब हम जमीन से रेडियो तरंगे भेजते हैं तो वे सीधी अंतरिक्ष में खो नहीं जाती, बल्कि इस आयन मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। अच्छा। इसी वजह से हम हजारों किलोमीटर दूर तक रेडियो सुन पाते हैं और हमारा संचार तंत्र काम करता है। ये तो अद्भुत है। मतलब बिना किसी सैटेलाइट के भी ये परत हमारा काम कर रही थी। और अब तो सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान भी यहीं परिक्रमा करते हैं। हाँ, कई उपग्रह इसी परत में रहते हैं। ये परत हमें सिर्फ जोड़ती ही नहीं, बल्कि सौर तूफानों से निकलने वाले खतरनाक चार्ज्ड पार्टिकल से भी बचाती है। तो ये संचार केंद्र भी है और सुरक्षा कवच भी। बिल्कुल। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, 600-700 किलोमीटर से भी ऊपर। यहाँ तो हवा लगभग खत्म हो चुकी होगी। इस आखिरी परत एक्सोस्फीयर में क्या है? आप इसे वायुमंडल का एग्जिट रैम्प समझ सकते हैं, जहां से ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। एग्जिट रैम्प? यहाँ हवा का घनत्व लगभग 0 है। बस हाइड्रोजन और हीलियम जैसी सबसे हल्की गैसों के कुछ कण हैं। इसकी कोई साफ ऊपरी सीमा नहीं है। तो अगर यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसका क्या महत्व है? इसका व्यावहारिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसे आप स्पेस हाईवे की पार्किंग लेन समझ सकते हैं। पार्किंग लेन? हाँ, हमारे जितने भी बड़े बड़े कृत्रिम उपग्रह हैं जो हमें जीपीएस देते हैं, मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, वे सब इसी परत में स्थापित किए जाते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ हवा का खिंचाव नहीं है। सही पकड़ा। इसलिए वे बहुत कम ऊर्जा खर्च करके सालों साल पृथ्वी की परिक्रमा करते रह सकते हैं। तो ये थी हमारी 5 परतें। चलिए एक बार इस पूरी यात्रा को ऊपर से नीचे की ओर दोहराते हैं। मैं आपको हर परत का निकनेम बताऊंगी और आप उसका असली नाम बताएगा। तैयार है? बिल्कुल, ये दिलचस्प रहेगा। ठीक है, तो स्पेस हाईवे की पार्किंग लेन, एक्सोस्फीयर, देह का जादुई आईना और संचार केंद्र, आइनोस्फीयर, पृथ्वी का कॉस्मिक बाउंसर जो उल्का पिंडों को बाहर रखता है, मेसोस्फीयर, प्राकृतिक सनस्क्रीन और हवाई जहाजों का शांत हाईवे, स्ट्रेटोस्फीयर, और आखिर में वायुमंडल की तूफानी रसोई, ट्रोपोस्फीयर। शानदार। तो इसका मतलब ये है कि हमारे चारों ओर की हवा सिर्फ खाली जगह नहीं है, ये एक अविश्वसनीय रूप से डिजाइन की गई मशीन है। बिल्कुल, जिसका हर पुर्जा, हर परत एक खास काम कर रही है। हमें पत्थरों से बचाने से लेकर सूरज से बचाने तक, और हमें एक दूसरे से जोड़ने तक। और ये हमें एक गहरे सवाल पर भी लाता है। इन नोट्स ने हमें परतों को अलग अलग दिखाया है, लेकिन असल में ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ,
अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी मानवीय गतिविधियां, हजारों सैटेलाइट लॉन्च करना, रॉकेटों का इन परतों से गुजरना और प्रदूषण, इस नाजुक संतुलन को, इन परतों के बीच के कनेक्शन को कैसे प्रभावित कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में खोजना होगा, क्योंकि इस कवच की सेहत पर ही हमारा भविष्य टिका है।